Today we'll do components of salary structure. Since you are studying payroll management and the primary function of payroll management is the processing of salary, that is why you must understand, you must know the various components that are there in the salary. Okay, you have to have a brief view of what is there in the salary. Fine. This is the most important and the most interesting part of payroll management. Okay, draw chart first. Start with making to simplify what you study. Okay. Draw this chart. Done writing? Online students? Have you finished writing? Yes, ma'am. Okay. Now, we'll start with the first component, that is the base pay. What is the first component? Base pay. Should I erase this? So that I have enough space on there. Now, base pay or basic pay. Okay. This is the fixed part of your salary. This is generally the fixed part of your salary. आपको जितना भी पता होगा सैलरी के बारे में, जितना सुना होगा, since you are second sem, I do not expect you to know too much about it, but जो भी आपको मालूम होगा, you please interact in class so that the doubts get clear. Okay? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा, I'll correct it. Base pay or basic pay is the fixed part of salary. आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करें या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में, there is a basic salary. You know that there is a basic salary. The other allowances are calculated upon that basic salary. बाकी जो आपको अलाउंस दिया जाता है, जो आप सेकंड पॉइंट पे लिखे, वो उस बेस पे कैलकुलेट होता है. ठीक है? अच्छा, सीटीसी कितनों को पता है? How many of you know what is CTC? CTC सुना है? Online students, have you ever heard of CTC term? No, CTC. हाँ, बोलो. What is CTC? Right. CTC is cost to company. CTC is cost to company.
फाइनल ईयर का जो प्लेसमेंट होता है, सिंस दैट इज द मोस्ट अप्रोचेबल थिंग फॉर यू, आप उनका ऑफर लेटर कभी देखिएगा या किसी का भी ऑफर लेटर उठा के देखिएगा, उसमें लिखा हुआ होता है the CTC to the company is suppose it is 4 lakh per annum. CTC to the company which is cost to company is 4 lakh per annum. इसका क्या मतलब है? आप कहीं CTC लिखा हुआ अगर देखेंगे तो उससे क्या मतलब निकालेंगे? जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। आप 4 लाख बोले कि जो मंथली सैलरी है मतलब ये टोटल फुल कलेक्ट 1 ईयर में आपको 4 लाख। मैम वो ईयरली सैलरी हो क्या? ये ईयरली सैलरी होती है 4 लाख पर एनम है, ये अंडरस्टैंडेबल बात है कि वो पर एनम है तो वो ईयरली सैलरी है, लेकिन आपको इतनी सैलरी मिलती नहीं है। सीटीसी का मतलब होता है दिस इज कॉस्ट टू कंपनी, यानी एक साल में कंपनी के ऊपर कंपनी आपके ऊपर 4 लाख खर्च करती है। इसका मतलब ये होता है कि hiring you will cost to the company 4 lakhs per annum. समझ में आई बात? अब समझ में आई बात? 3 लाख 3.5 per annum का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको हायर करने में कंपनी को उतने लाख पर एनम का कॉस्ट लगता है, इसीलिए इसका नाम है कॉस्ट टू कंपनी। समझ में आई बात? Now see, private companies में generally ये जो basic pay होता है, that is generally speaking, it depends upon the paying capacity of the company and the HR policy of the organization. लेकिन still जब हम generally पढ़ेंगे, it is generally 40 to 50% of CTC. ठीक है? ये बेसिक सैलरी जो होती है ये पूरे सीटीसी का 40 से 50% होता है। अब आप जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कि अगर कोई किसी कंपनी आपको कोई कंपनी ने आपको सीटीसी दिया है 4 लाख पर एनम का, मंथली सैलरी कितनी हुई? तो 12 से डिवाइड कर दोगे, है ना? क्या आ जाएगा? 33,000 रुपए। ठीक है, 33,000 आ जाएगा। मान लो कि 40% ऑफ सीटीसी है, माने मंथली सैलरी है, तो बताओ इसका 40% कितना होगा? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। मैम 33,000 का 40%। हाँ बोलो। मैम 13,200। 13,200 ये हो जाएगा आपका बेसिक सैलरी। समझ में आया? 13,200 ये 50% होगा, तो आप 50% इसका कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 16,500 के लगभग आएगा। हाँ, कुछ कंपनीज देखिए बेसिक सैलरी को कंपनी चाहती है कि थोड़ा सा कम ही रखे, इसलिए कम रखें क्योंकि अदर अलाउंसेस को इसी के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। अगर ये बहुत ज्यादा रहेगी तो अलाउंस भी ज्यादा है। ठीक है, और कटिंग करते समय अगर कोई क्राइसिस होती है या कुछ होता है तो ये बेसिक सैलरी को टच नहीं किया जाता है, बिकॉज़ दिस इज जनरली फिक्स्ड। किसको टच किया जाता है? अलाउंसेस को कट किया जाता है। अभी कोविड के समय में जो इतना रिडक्शन हुआ, जॉब कट्स हुआ, पे कट्स हुआ, गवर्नमेंट सेक्टर में भी एक कंसिडरेबल टाइम के लिए ये रोक दिया गया, पर्क्स रोक दिया गया, तो वो बेसिक सैलरी को टच नहीं करता है, पर्क्स बंद कर देता है, अलाउंसेस बंद कर देगा, कम कर देगा उसको। ठीक है, अब देखिए कितना समझ में आया? जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे, यू विल सी दैट देयर इज अ लेवल, वहां पे बेसिक सैलरी का एक लेवल दिया होता है। ठीक है, जैसे 50,000 से लेके 1,60,000 तक, सपोज दिस इज वन लेवल।
E1 E2 E3 E4 ऐसे करके E9 तक E10 तक अपने ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की के हिसाब से होता है। आप गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट कभी निकाल के देखिएगा, अब आप ध्यान दीजिएगा, जब आप देखें ये सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा। सेकंड सेमेस्टर है, यू आर इनटू मैनेजमेंट कोर्स, लाइक बीकॉम कोर्स इज आल्सो अ फॉर जॉब्स एंड ऑल, इट विल बी हेल्पफुल। सपोज करिए जैसे ये लेवल हम बता रहे हैं उनके लिए जो एमबीए वगैरह को लेते हैं ना, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उनका रिक्रूटमेंट निकालती है, उसका लेवल के लिए जॉइनिंग जो लेवल है उनको जनरली इनटू कैटेगरी, जैसे कि एमबीए में स्पेशलाइजेशन एचआर को जो लेते हैं, फाइनेंस को लेते हैं, इंजीनियर्स को लेते हैं, माइनिंग इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, पता है ना, उसको लेते हैं, तब सीए को लेते हैं फाइनेंस में, तो उनको जो जॉइनिंग लेवल दिया जाता है वो ये दिया जाता है 50,000 टू 1,60,000। इसका क्या मतलब हुआ बेसिक सैलरी इतना देने का? इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेनिंग पीरियड में आपकी सैलरी, आपकी बेसिक सैलरी कितनी रहेगी? 50,000। सारा अलाउंस इस पे कैलकुलेट होगा, ठीक है, इस पे कैलकुलेट होगा। आफ्टर 1 year of your training 50,000, after 1 year of your training you will be promoted to another level which is 60,000। ये माने जूनियर पोस्ट लेवल होगा, जो जॉइनिंग लेवल। ट्रेनिंग पीरियड में आपको उतना दिया गया, इसके ऊपर सैलरी कैलकुलेट होगी, अब 60,000 हो जाएगा बेसिक, बाकी अलाउंसेस इस पे कैलकुलेट होगा। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर क्या होगा, जब एक साल और हो जाएगा, एक साल और हो जाएगा, तो ये पे बढ़ करके कुछ शायद 61,000 कुछ हो जाए बेसिक, नहीं तो ऐसे नहीं, ठीक है, 61,000 या 64,000 ऐसे कुछ, सारा फिर कैलकुलेशन इस पे फिर बढ़ेगा, फिर सारा कैलकुलेशन इस पे। अगर आपका प्रमोशन E3 कैडर में नहीं भी होता है, अगर आपका लेवल चेंज नहीं भी होता है, तो भी बेसिक तो हर साल बढ़ेगा ही, और सैलरी चेंज होगी, अलाउंसेस चेंज होगा उस पे। अब आपको समझ में आया कि पेरोल कैलकुलेशन करने वाले डिपार्टमेंट के लिए लोड उतना ही होता है हर दिन का। जैसे आई एम टीचिंग यू एज बीकॉम सेकंड सेमेस्टर, टुमारो यू विल बी मूविंग टू थर्ड सेमेस्टर, but some other batch will come to second semester. I will be static here, I will be giving the same thing to next batch of BCom second. You will be gradually fourth semester, fifth semester, sixth semester, you will be a passed out batch, है ना, लेकिन नीचे एडमिशंस तो चलता रहेगा, तो पेरोल कैलकुलेशन तो होता रहेगा। एम्प्लॉइज ऊपर बढ़े उनका अलग, जो फ्रेश ज्वाइनिंग हुए तो फिर उनका सैलरी। अब आपको समझ आ रहा है कि पेरोल कैलकुलेशन कितना कम्बरसम टास्क है, इसके लिए अलग डिपार्टमेंट चाहिए, और सैलरी कैलकुलेशन इतना आसान नहीं होता है। जब आप पूरा पढ़ लेंगे ना कंपोनेंट्स, बेसिक ये सब कुछ, तब आपको और क्लैरिटी के साथ ही बात समझ में आएगी कि इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इसीलिए प्रोसेस को एक्सपीडिट करने के लिए पेरोल का बहुत एडवांस्ड सॉफ्टवेयर आ रहा है, इसीलिए उसके साथ ट्रेनिंग लिंक हो रही है, उसके ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट लिंक हो रही है, परफॉर्मेंस लिंक हो रहा है, मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ फ्रेश हायर्स रिक्रूट हो रहा है। एचआर का काम किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा होता है। Gone are those days when HR was supposed to be only the negotiator of salary on behalf of the employer and maintaining just the records of that of the various personnel present in the organization. अब बहुत एडवांस हो गया। इतना समझ में आया? सीटीसी समझ में आया? Yes, ma'am. बेसिक सैलरी कैसे कैलकुलेट होता है ये समझ में आया? ये डिपेंड्स अपॉन द सैलरी स्ट्रक्चर, मतलब किस तरीके से सैलरी को बनाया गया है, स्ट्रक्चर क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना? नहीं ऐसा ना, जनरली हम एक एग्जांपल लेके बताएं, जैसे किसी कंपनी की पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, रिच ऑर्गेनाइजेशन है, 50% पे रख सकती है, 60 तक भी जाता है, ठीक है, ये डिपेंड्स अपॉन द कंपनी, लेकिन गवर्नमेंट का फिक्स्ड होता है, गवर्नमेंट का लेवल की किसमें क्या लेना है वो सब फिक्स्ड होता है।
पूरी करें। हाँ, तो वो कॉम्पेंसेशन पैकेज बनाने के समय में ये लॉजिकली सोच लिया जाता है, कि इतने ही लिमिट तक हमको पैकेज रखना है। अगर हम इससे ज्यादा बढ़ाते हैं तो फिर तब एम्प्लॉय का बढ़ाना होगा, आपका जो स्टैंडर्ड सैलरी है वो उसी तरीके से देना होगा। तो जब आप देंगे तो दैट विल बी अ हेवी कॉस्ट इंकर्ड ऑन यू। ये होगा ना, आप सैलरी अपने मन से ज्यादा थोड़ी दे सकते हैं। देयर हैज टू बी अ लॉजिकल अप्रोच टू गिविंग सैलरी। कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट क्यों पढ़ा जाता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बनती है तो उसका सैलरी फ्रेम करने में बहुत माथापच्ची होती है, क्योंकि आप ज्यादा किसी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत मेजर प्रोपोर्शन ऑफ मनी जाता है सैलरी देने में। तो अगर सैलरी ज्यादा या कम दी गई तो दोनों का अपने अपने जगह पे डिसएडवांटेज होता है, इसलिए इट हैज टू बी वेरी लॉजिकली प्लान। तभी आप लास्ट क्लास में पढ़े ना एक्सटर्नल इक्विटी। पीएसयू रिक्रूट करती है तो इस कैडर का हर जगह आपको बेसिक सैलरी यही मिलेगा, यही लेवल मिलेगा, 50,000 से लेकर के 1,60,000। देखना हर जगह यही मिलेगा। अगर वो नहीं देगी या किसी जगह पे 40,000 भी रहता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस छोटी हैं, जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो जनरली इट इज फिक्स्ड। प्राइवेट को अपना डिस्क्रिप्शन होता है सैलरी फिक्स करने का, but then they have to also comply by, they have to also think of many things कि अगर आप अपनी सिमिलर जॉब के लिए, एक ही टाइप के जॉब के लिए अपने कंपटीटर से कम सैलरी देने लगेंगे, people will be demotivated to work with you ना, है ना? और अगर वो ज्वाइन कर भी लिए तो फिर वो जल्दी ही फिर दूसरी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगेंगे, they need to switch to other company which is paying more। तभी ये बोला जाता है कि an organization employees they go by what the organization pays rather than what the organization says। ठीक, बेसिक में एक और पढ़ेंगे हम लोग, एनी आइडिया? ये सुना है कि नहीं सुने? आइडिया व्हाट इज डीए? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी आइडिया व्हाट इज डीए? बताइए। डीए इज डियरनेस अलाउंस। महंगाई बढ़ना है, ये सुनो। Ma'am, it is the cost living allowances. हेलो, Ma'am, dearness allowances is a cost living allowances. हाँ लेकिन किसके लिए? देखो, डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है दिस इज अ कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट। ठीक है, हम ये लिखवा देंगे, आई गिव यू शॉर्ट नोट्स ऑन दिस, ये याद नहीं रहेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। डियरनेस अलाउंस इज अ कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट which is that component of the salary which helps you protect yourself in the form of your salary from inflation in the market। मतलब मार्केट में जो महंगाई बढ़ती है उससे आपके सैलरी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कंपोनेंट आपके सैलरी में ऐड किया जाता है वो होता है डियरनेस अलाउंस। ये महंगाई भत्ता होता है, इसीलिए इसको महंगाई भत्ता कहते हैं, क्योंकि मार्केट में सैलरी से ज्यादा तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ता है। महंगाई से सैलरी इतनी तेजी से नहीं बढ़ती है जितना महंगाई बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, ठीक है? और सैलरी को उतनी तेजी से बढ़ाना संभव नहीं होता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज योर सैलरी अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इसीलिए
इस कंपोनेंट को सैलरी में ऐड किया जाता है ताकि वो आपको प्रोटेक्ट करे बाहर की महंगाई से। दिस इज कॉस्ट ऑफ लिविंग। जैसे पटना का कॉस्ट ऑफ लिविंग मुंबई की कॉस्ट ऑफ लिविंग से कम है। वहां जो अपार्टमेंट शायद आपको 2 BHK 25,000 में भी ना मिले, वो यहाँ आपको 10-12 हजार में मिल जाएगा। अच्छा, आप और लोकेशंस में ढूंढेंगे तो शायद 8,500 में भी मिल जाएगा, लेकिन वहां 25 में भी नहीं मिले। कॉस्ट ऑफ लिविंग फर्क है दोनों सिटीज में। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ लिविंग एक मेजर फैक्टर है जिससे कि बचाने के लिए, इन्फ्लेशन से बचाने के लिए सैलरी में ये कंपोनेंट जोड़ा गया। ये डियरनेस अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज को मिलता है। गवर्नमेंट सेक्टर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो गवर्नमेंट की है, और पेंशनर्स। जैसे आपके पापा लोग भी अगर कोई रिटायर्ड होंगे गवर्नमेंट जॉब से तो उनको डीए बढ़ता है तो पेंशन भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ता है। आप कैलकुलेशन समझ रहे हैं? मार्केट में डीए बढ़ा और सारा सैलरी चेंज हो गया। देखो, हाँ, इंक्रीज ही होता है। डीए के बारे में थ्योरेटिकली ये बात कही जाती है कि डियरनेस अलाउंस को गवर्नमेंट बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, लेकिन महंगाई कभी घटी है आज तक? नो मैम। उसके लिए डीए भी कभी घटता नहीं, डीए हमेशा बढ़ जाएगी। मैम, हाँ, ये पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज को भी तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ना? किसको? पब्लिक सेक्टर के हाँ, एम्प्लॉय को। बिल्कुल, पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज को भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है डीए। गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। साल में 2 बार डीए रिवाइज किया जाता है, अकॉर्डिंग टू द मार्केट। एक जनवरी में और एक जुलाई में। दिस मंथ इज अगस्त। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ जुलाई में रिवाइज हुआ है और डीए कितना से कितना हुआ? 17% से बढ़ा के गवर्नमेंट ने 28% किया। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि सबका कैलकुलेशन चेंज हो गया। ओके, ये हम डीए कैलकुलेट कैसे करती है गवर्नमेंट? यू डोंट हैव टू गो इनटू दैट मच डिटेल्स। इसका फार्मूला है। प्योर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अलग है, प्योर पब्लिक सेक्टर के लिए अलग होता है। हाँ, तो वो बस ये जानिए कि ये सीपीआई में कैलकुलेट होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इस पे कैलकुलेट होती है कि महंगाई कितनी है मार्केट में, एंड इट इज रिवाइज्ड। इसमें 2001 को बेस ईयर माना जाता है। इसको हम बेस ईयर मानते हैं डीए कैलकुलेट करते समय, एंड वी गिव दिस पॉइंट ऑफ 100 और इस पे फिर कैलकुलेशन होता है। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो डीए के बारे में समझ में आया। ये एक अलाउंस है व्हिच इज एन एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस गिवन इन द सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स। जैसे पेंशन के लिए भी जिनको मिलता है उनको भी डीए दिया जाता है पेंशन में। अगर वो इंडिया के बाहर चले जाते हैं, से देयर चिल्ड्रन आर लिविंग आउटसाइड इंडिया, वो रिटायरमेंट के बाद शिफ्ट हो गए अपने बच्चों के साथ, तब भी उनको डीए मिलेगा। लेकिन अगर वो बाहर जाके कोई जॉब करने लगे तब नहीं मिलेगा। नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी उनको डीए मिलेगा पेंशन में, लेकिन अगर वो बाहर चले गए तो भी मिलेगा। इंडिया में है तब तो मिलेगा ही, बाहर चले गए तब भी मिलेगा, लेकिन अगर इफ दे जॉइन सम अदर जॉब तब नहीं मिलेगा। हाँ, मिलता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू वांट टू राइट डाउन? थोड़ा सा लिख लो उसके बारे में। याद नहीं रहेगा। राइट डाउन, बेस पे के बारे में लिख लो पहले। दिस इज जनरली द
This is generally the fixed part of the salary. रिपीट करिएगा मैम. This is generally the fixed part of the salary. And it is also the monetary part of the salary. या फिर financial part लिख दो. This is the financial part of the salary and is generally fixed. मैम लास्ट पॉइंट बोलिएगा थोड़ा. And is generally fixed. And is generally fixed. CTC of a company, sorry, write down basic salary of a company is generally 40 to 50% of CTC. Forty to 50% of CTC. The other allowances are calculated on this salary, on this part. The other allowances are calculated on basic salary. Ma'am, please repeat it, the sentence. The other allowances are calculated on this basic salary. Done writing? Done writing? All right. Next, write down point. DA, dearness allowance. Right. Dearness allowance. It is the cost of living adjustment allowance which the government pays to it to the employees of the public sector as well as pensioners of the same. As well as pensioners, write down pensioners, pensioners of the same. मतलब जो पब्लिक सेक्टर के जो पेंशन जिनको मिलता है, हाँ, पेंशन. What did you write? It is the cost of living adjustment allowance which the government pays to the employees of the public sector as well as the pensioners of the same. Okay? Right. DA as a component
was introduced after the World War II? Introduced after World War II. It is revised twice a year. It is revised twice a year in the months of January and July. Okay. Written, everyone? Online students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. See, now we'll start the. You have to know little bit about every component, है ना? तब आप सैलरी स्ट्रक्चर ठीक से जान पाएंगे. ऐसा नहीं कि आप पूरा पेरोल मैनेजमेंट पढ़ लें और आपको सैलरी का कंपोनेंट्स से ही आप अनअवेयर रहे. You don't need to dig into too much details, but yes, you should know every component at least. You should have heard the term of it by the time you in your course. Okay. Second point क्या था? Second component allowance. इसके बारे में बहुत सुना होगा. Allowances. Allowances का क्या मतलब होता है? बताइए आप. जितना जो समझ आता है वो बताओ. Tell me what can you derive from this term? Extra perks. Okay. Someone else? सैलरी के अलावा एम्प्लॉयज को जो भी कंफर्टेबल जोन में रहने के लिए दिया जाता है. हाँ बोलो. मैम, सैलरी के अलावा एम्प्लॉयज को कंफर्ट के लिए जो भी दिया जाता है एज लाइक वर्क प्लेस. अच्छा ठीक है. और अब तुम बोलो. Ma'am, it is considered as gratuity. Allowances and compensation are different. Allowances are considered as gratuity. I think so, ma'am. अच्छा, आपको मालूम है gratuity क्या होती है? You have clear idea about gratuity? Do you have idea about gratuity? What is gratuity? No. Okay. Tell me. Promotion. तुम बोलो क्या बोलेगी? Work is a different thing. Do not confuse these HR terms. और वो होगा, वो सब यूज करते हैं इंटरचेंजेबली. इसीलिए सैलरी कंपोनेंट पढ़ना जरूरी. वर्क भी सेम बोल देगा, इंसेंटिव भी सेम बोल देगा, वेरिएबल पे भी सेम बोल देगा और अलाउंस भी सेम बोल देगा. ये सब अलग अलग चीजें हैं. सब अलग अलग चीजें हैं. किसी को एक होगी अलग. ग्रेच्युटी इज अ बेनिफिट. जो भी बेनिफिट पढ़े, ग्रेच्युटी इज अ बेनिफिट. ग्रेच्युटी कब दी जाती है? ग्रेच्युटी का एक क्लास लेना है. ये जब पढ़ा देंगे तुम लोग को तो थोड़ा थोड़ा फिर लेबर लॉज समझाना होगा, क्योंकि तब समझ में आएगा. देखो, एज एन इंडिविजुअल आल्सो, एज एन इंडिविजुअल टू द सोसाइटी आल्सो, आपको ये जानना चाहिए कि सोशल सिक्योरिटी क्या होती है. ठीक है, गवर्नमेंट हमारे लिए सोशल सिक्योरिटी करती है, या आप जो पीएफ और ग्रेच्युटी ये सब बहुत आसानी से यूज कर लेते हैं. इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या कॉन्सेप्ट था? क्यों लाया है? ठीक, ये सब जानना जरूरी होता है. सैलरी इतना आसानी से नहीं बनती है. हर चीज को लाने का एक कारण हुआ है. ठीक है, बिकॉज दीज आर ऑल एक्ट्स. कोई कानून लाने में
कितनी जद्दोजहद होती है ना। अलाउंस का मतलब होता है, इसका रूट वर्ड क्या होगा, अलाउड, which is allowed in an organization. Allowance का मतलब आपने ये पढ़ा बेस पे, उसमें हमने लिखा कि इट इज जनरली फिक्स्ड ही होती है, पर अलाउंसेस आर वेरिएबल, ठीक है, अलाउंसेस आर वेरिएबल, चेंज भी होते हैं, और किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सैलरी स्ट्रक्चर में, अपने कॉम्पेंसेशन पैकेज में क्या क्या अलाउंस को जोड़ के रखा है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। बहुत सारा अलाउंस एक ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है, दूसरे में नहीं दिया जाता है। जैसे पहले जैसे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखा है, आप जब एयरपोर्ट जाएंगे या फिर उस रोड से क्रॉस करेंगे, ठीक है, जब भी उस रोड से क्रॉस करना, पेंटिंग बनी है दोनों साइड वॉल पे, जो इको पार्क वगैरह जाने का जो रास्ता है, उसमें ऐसे करके एक लोगो बना हुआ होगा, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा ट्रायंगल ऐसे कन्वर्जिंग टाइप का, ऐसे देखना, नोटिस करना, उस पे नीचे लिखा हुआ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के सारे एयरपोर्ट्स को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन 1995 में हुआ था, एंड एवर सिंस देन इट इज वर्किंग टुवर्ड्स मेंटेनेंस ऑफ एयरपोर्ट। सर्विस प्रोवाइडर है ये एयरलाइंस को, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर जितनी एयरलाइंस आप जानते हैं, इंडिगो है, स्पाइसजेट है, इन सबको वो सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब आप लैंड कीजिए, आप टेक ऑफ कीजिए, आपका हैंगर है, आपका रिपेयरिंग इंजीनियर जो भी है, उसमें बहुत सारी चीजें। तो ये लोगो जहां देखना, वहां नीचे लिखा हुआ होगा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की मिनी रत्न कंपनी है। इस ऑर्गेनाइजेशन का दो मेन विंग हम बताते हैं, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑपरेट करती है, ऑपरेशनल है, ये वो बहुत सारा चीजें, यू डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल्स। एक सीएनएस है और एक एटीसी है, ये सब लिखना नहीं, ये जस्ट अब समझाने के लिए बोल रहे। एटीसी है, सीएनएस इज कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्वेलेंस, एंड एटीसी इज एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ये जो डिपार्टमेंट है, ये एयरपोर्ट पे जितना भी मशीन है, जितनी भी मशीन है, यूपीएस से लेके डिस्प्ले बोर्ड, रडार, ये वो, और जितनी मशीन्स आती हैं जो एयरपोर्ट को लैंडिंग टेक ऑफ में असिस्ट करती हैं या फिर पैसेंजर्स की सुविधा के लिए होती हैं, एक्सरे मशीन जैसे सामान ये होता है, इनके इंजीनियर्स उनकी देखरेख करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, दिस people working in this organization, they communicate with the pilots for proper landing and takeoff. पायलट अपने मन से प्लेन थोड़ी उतार देता है, उसको सिग्नल क्लियर देता है एटीसी वाला। जब तक एटीसी नहीं बोलेगा, देखा है कई बार प्लेन घूमता रहता है क्योंकि उसको क्लियर सिग्नल नहीं मिलता है। जब एटीसी बोलेगा तभी वो लैंड कर सकता है, और इसकी चूक, जरा सी भी चूक प्लेन क्रैश करा सकती है। इनका जॉब बहुत स्ट्रेस्ड होता है, आप समझ सकते हैं। 200-250 लोगों के जान की बात है, जिस भी वर्क में जान इन्वॉल्व है। सर्जन का काम कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, वही उसी तरीके का काम है इसका। अगर जरा सी चूक हुई, प्लेन क्रैश कर जाएगा, या मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है, सीधा जान से नीचे कुछ नहीं होगा इसमें। इनको स्ट्रेस अलाउंस मिलता है, ठीक है, स्ट्रेस अलाउंस, क्योंकि इनके जॉब में बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत। और पटना जैसा जहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं आती है, यहाँ तो कम भी है, लेकिन मुंबई और दिल्ली में ये लोग जब अपनी शिफ्ट में रहते हैं ना, 8 घंटे की शिफ्ट में, तो ये 2 मिनट के लिए भी नहीं उठ पाते हैं अपनी जगह से, क्योंकि वहाँ हर 2 मिनट में इंटरनेशनल और या फिर नेशनल प्लेन का लैंडिंग है। 2 मिनट्स, घड़ी देख के 2 मिनट, 2 मिनट से ज्यादा का गैप नहीं मिलता है, इतनी प्लेन्स आती जाती है। तो आप यू कैन अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इन दिस जॉब। तो इनको अपने सैलरी से
30-35 हजार रुपए ज्यादा सिर्फ स्ट्रेस का अलाउंस। समझ में आई बात? और ये और किसी को नहीं मिलता है, उसी डिपार्टमेंट, उसी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन या बाकी किसी भी मतलब जो भी डिपार्टमेंट है उनको नहीं मिलता है, तो फिक्स सैलरी मिलती है। आप समझ में आई बात कि अलाउंस वेरिएबल क्यों होता है? एक डिफाइंड अलाउंस है लेकिन वो फिक्स्ड नहीं है, वेरिएबल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन। और ये तो मैंने आपको बताया, इस तरीके का ओएनजीसी वगैरह में भी बहुत बहुत टाइप का अलाउंस होता है। जो ड्रिलिंग ओएनजीसी में जो ऑफिस वर्क कर रहे हैं, जो ड्रिल करने के लिए नीचे जाते हैं, 14-14 दिन जमीन के अंदर रहते हैं, तेल निकलती है ना, उसके इंजीनियर्स होते हैं। तो बहुत लोगों की ड्यूटी ऐसी होती है कि 14 दिन नीचे और 14 दिन ऊपर। तो बहुत तरीके का अलाउंस बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन देती है। दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब प्राइवेट सेक्टर की आप बात कर लें तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत टाइप का अलाउंस है जो अलग अलग कंपनीज देती है। ठीक है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी, आपको मालूम है ना कि इंडस्ट्री किसी भी जगह में अगर लगाई जाती है तो बहुत ज्यादा उसका टैक्स पे करना पड़ता है कि उसके गवर्नमेंट को। अगर यहाँ कोई कंपनी बिल्टा में खोलती है, क्यों नहीं बिहार में इंडस्ट्री इतनी ज्यादा खुलती है? क्योंकि गवर्नमेंट तब से कह रही है ना कि टैक्स फ्री कर दो, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री बार बार बोल रहे। क्यों बोल रहे हैं? उसमें बहुत सारी चीजें आती है, वो फ्री कर देगा तो टैक्स कम देना होगा, टैक्स कम देना होगा। बिहार के बहुत सारे बहुत बड़े बड़े कंपनी के ओनर्स हैं जो सिर्फ इंडिया में नहीं बाकी बाहर भी बिजनेस करते हैं और बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े। जैसे एल्केम, ये बिहार के ओनर की कंपनी है, संपदा सिंह नाम है उनका, जहानाबाद के रहने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कंपनी नहीं बनाते, दुनिया जहान में वो कंपनी बनाएंगे पर यहाँ कंपनी नहीं, क्योंकि यहाँ टैक्स बहुत लगेगा। तो इसीलिए जैसे कि वो कंपनी 5-6 जगह पे है इंडिया में। मुंबई में उसका कॉर्पोरेट ऑफिस है, बद्दी हिमाचल प्रदेश में है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में, दमन में है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, दमन में है, और सिक्किम में है उसका प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 2 प्लांट है सिक्किम में, क्योंकि सिक्किम ने उसको टैक्स फ्री किया था, कुछ बहुत सारे टैक्सेस का रिबेट दिया था, तो वहां किया। तो उन्होंने जिन लोगों, सिक्किम इज अ हिली एरिया, हिल्स है, वो पहाड़ है, लोग घूमने फिरने जाते हैं, सुना होगा गैंगटॉक वगैरह, उसकी कैपिटल है। जो एम्प्लॉइज उसके मुंबई में रहते हैं उनको वो अलाउंस नहीं मिलता है, पर जिनको वो वहां भेजती है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, उनको हिल अलाउंस करके देती है उनके सैलरी। कि हिल्स में रहना थोड़ा ऑड कंडीशन है, थोड़ा ये बहुत प्लेन्स नहीं होता है, तो थोड़ी मेडिकल फैसिलिटी कम होती है, कुछ और भी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी थोड़ा डिस्टर्ब रहता है वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से वो हिल्स अलाउंस उसके सैलरी में डालते हैं, कम डालते हैं पर डालते हैं। कम डालते हैं मतलब सोचो कि वहां पे अगर 2000-5000 लोग काम कर रहे हो तो 5000 को अगर 500 भी वो देते तो 5000 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो 500 से, कितना सैलरी तो वो एक्स्ट्रा दे रही है ना। इसीलिए अलाउंस इज द वेरिएबल पार्ट ऑफ सैलरी। ठीक है, दिस इज अपॉन द डिस्क्रिशन एंड नेचर ऑफ वर्क ऑफ द एम्प्लॉइज। ठीक है, बहुत टाइप का अलाउंस आता है, हम आपको अलाउंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे, इस क्लास में आप सिर्फ समझिए। जैसे एचआरए के बारे में कौन कौन सुना है? ह्यूमन रिसोर्स, बोलो, जोर से बोलो। ह्यूमन रिसोर्स अलाउंसेस। नो 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 नो, एनी अदर गेसेस? This is house rent allowance. ठीक है, This is house rent allowance, not resource allowance.
ये ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाएगा ना हाउस रेंट अलाउंसेस। बोलो मैम हाउस रेंट अलाउंसेस ऑपरेटिंग सरप्लस में कंसीडर होगा। ऑपरेटिंग सरप्लस, यस मैम। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या हुआ, मतलब व्हाट डू यू वांट टू से व्हेन यू से ऑपरेटिंग सरप्लस? अच्छा नो, दिस इज अ पार्ट, ये हर जगह मिलेगा तुमको, हर प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर सबके एम्प्लॉय के इसमें, क्योंकि हाउस तो चाहिए ना, अकोमोडेशन तो चाहिए एम्प्लॉयज को। तो जो कंपनी आपने देखा होगा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का अपना क्वार्टर होता है ना, तो उनको एचआरए नहीं दी जाती है, लेकिन जिनको नहीं दिया जाता है क्वार्टर किसी कारण से उनको एचआरए दिया जाता है। हाँ, और ये इनकम टैक्स के रिबेट के लिए भी काम आता है, इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अलाउंस। तो एचआरए कैसे मिलता है, ये अकोमोडेशन के लिए आपको अलाउंस मिलता है, ठीक है, अकोमोडेशन, ताकि आपको रहने में कहीं दिक्कत ना हो, यू कैन मैनेज योर अकोमोडेशन। अब एक बात बताइए, क्या मुंबई में रहना और पटना में रहना सेम बात है? क्या कश्मीर में रहना और पटना में रहना सेम बात है? इसीलिए हाउस रेंट अलाउंस भी अलग अलग दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सिटीज। सिटीज को हम जनरली 3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड, टियर 1 टियर 2 टियर 3 सिटीज, ठीक है। ये पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड होता है, 5 लाख से नीचे, 5 से 50 लाख और 50 लाख से ऊपर। जनरली आई हैव टू सी द फिगर, आई कैन नॉट रिकॉर्ड इट, जनरली ऐसा होता है। तो इसका किसी को 10%, किसी को 20% और किसी को 30%। ये एडजस्टमेंट तो करना होगा ना सैलरी में, आपके एम्प्लॉइज पटना में काम कर रहे हैं और आपके एम्प्लॉइज दिल्ली में काम कर रहे हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं, गुजरात में काम कर रहे हैं, तो हाँ, हाउस का जो स्टेटस है वहां पर, उसके हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से भी महंगाई होती है ना। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब में क्या है, लक्षद्वीप डज नॉट हैव बेगर, कोई भिखारी नहीं है वहां पॉपुलेशन की वजह से, कोई एक भिखारी मिला था, रिकॉर्ड है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से सिटीज का डाटा चेंज होता है, इसलिए एचआरए इज हाउस रेंट अलाउंस एंड इट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द सिटीज इन योर सैलरी। Cities are generally divided into H, Y, X, Y, Z, tier 1, tier 2, tier 3 cities. समझ में आया हाउस रेंट अलाउंस क्यों होता है? और जो कंपनीज अपना क्वार्टर देती हैं, वो क्वार्टर का कुछ बहुत मिनिमम चार्ज, मतलब 2 BHK 3 BHK क्वार्टर्स का बहुत मिनिमम चार्ज तक देते हैं, तो वो एक काइंड ऑफ फैसिलिटी है कि गवर्नमेंट आपको अगर रेंट ये दे रही है क्वार्टर, तो फिर एचआरए अलग से नहीं देगी, ठीक ना। And give you short notes on all of that. Next class. Next, HRA allowance और किस टाइप का allowance? बेनिफिट्स नहीं, अभी अलाउंस ही पढ़ेंगे। CCA, ये भी एक टाइप का अलाउंस है। दिस इज सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। राइट नाउ हाउस रेंट अलाउंस सबको मिलता है, ठीक है, सबको मिलता है सैलरी में। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस सबको नहीं दी जाती है। सिटी कॉम्पेंसेटरी मतलब अगर किसी सिटी में रहना मुश्किल है, जैसे जम्मू कश्मीर पोस्टिंग अगर हो जाती है तो, या कोई नॉर्थ ईस्ट का कोई जगह अगर पोस्ट हो जाता है जहां नक्सलाइट है, खाना पीना आसानी से नहीं मिलता है, पर ऑर्गेनाइजेशंस तो ऑपरेट कर रही है ना, वहां दिया जाता है सिटी कॉम्पेंसेटरी, यानी सिटी के चेंज को कॉम्पेंसेट करने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है उसको कहते हैं सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ठीक है। With this note, I'll end the class today. In next class, we'll still continue with allowances. Wait.
तुम लोग दे देना। थैंक यू क्लास। Thanks a lot, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.